पिछले भाग में हमने जाना कि खाते मुख्यतः 5 तरह के होते हैं: परिसंपत्तियां, व्यय, आय, पूंजी और देयताएं। परिसंपत्तियां और खर्चे, यह दोनों ऐसे खाते हैं जो डेबिट साइड से बढ़ते हैं। डेबिट मतलब नाम से बढ़ते हैं, और घटते क्रेडिट से हैं, मतलब जमा से घटते हैं। और देयताएं, पूंजी और लाभ, यह ऐसे खाते हैं जो क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं और डेबिट से घटते हैं। इन पांचों खातों को हमने रोज नामचे में लिखने की प्रक्रिया सीखी। जैसे कभी रोकड़ मतलब कैश का आना हुआ तो कैश अकाउंट को डेबिट किया गया, अर्थात रोकड़ नाम किया गया। देखिए, रोकड़ एक परिसंपत्ति है और परिसंपत्ति को बढ़ना नाम से है। एसेट को बढ़ना नाम से है, कैश को बढ़ना नाम से है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। और अगर वह रोकड़ राम से प्राप्त हुआ है तो राम क्रेडिट। तो ये पैसे का जो लेन देन हुआ, रोज नामचे में लिखने के बाद हमने इसको लेजर में भेजा, मतलब बही खाते में प्रविष्टि कराई, और इस प्रक्रिया को हमने कहा खतौनी, पोस्टिंग। अब इसके बाद सवाल यह उठता है कि हर व्यवसाय में पैसों का लेन देन, सामान को खरीदना, सामान को बेचना शायद रोज ही होता हो और कई बार होता हो। तो क्या हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जब जब पैसा आए या जाए पहले उसको रोज नामचे में लिखें, उसके बाद उसको खातों में खतौनी करी जाए? शायद एक बड़े व्यापार में या किसी छोटे व्यापार में कहें, कैश का आना जाना कई बार होता है, माल का क्रय विक्रय उससे भी ज्यादा बार होता है। तो इस अभिलेखन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने अब एक दूसरा तरीका सीखना है, जिसमें हम अलग अलग किताबें बनाएंगे। जैसे रोकड़ से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक रोकड़ बही होगी, क्रय से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक क्रय पुस्तक, सेल से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक विक्रय पुस्तक इत्यादि। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हमें कैश से जुड़ी हुई कोई भी प्रविष्टि दिखाई देगी, हम उसे सीधा रोकड़ बही में भेज देंगे। इसी तरह क्रय हुआ तो वह क्रय पुस्तक में चला जाएगा, विक्रय हुआ तो वह विक्रय पुस्तक में चला जाएगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहली पुस्तक जो हम सीखने जा रहे हैं वह है रोकड़ बही, जिसको हम कैश बुक भी कहते हैं। इस बही के अंदर हम वह सभी प्रविष्टियां करेंगे जिनका आधार कैश है। अगर पैसा आया तो रोकड़ बही में आएगा, अगर पैसा गया तो भी रोकड़ बही में आएगा। और अगर कोई ऐसी प्रविष्टि है जिसमें ना तो कैश का आना हुआ है ना जाना हुआ है, तो वह प्रविष्टि इस बही के अंदर नहीं लिखी जाएगी। तो चलिए इसको एक उदाहरण के रूप में शुरू करते हैं। वैसे रोकड़ बही दो तरीके की होती है, एक स्तंभीय और दो स्तंभीय। पहले हम एक स्तंभीय रोकड़ बही के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप उदाहरण दे सकते हैं कि 1 नवंबर 2005 30,000 रुपये का रोकड़ शेष है। हमें पिछले सत्र से यह जानकारी पहले ही प्राप्त हो चुकी है कि हम किस तरह से खाता बनाते हैं, और रोकड़ बही भी वह खाता ही है और कुछ नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोकड़ बही के अंदर पहला स्तंभ तिथि, फिर विवरण, फिर पृष्ठ संख्या और राशि को डेबिट साइड में लिखा गया, और इसी तरीके से तिथि, विवरण, पृष्ठ संख्या, राशि क्रेडिट साइड पे, मतलब जमा। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 1 नवंबर 2005 30,000 रुपये शेष। 30,000 रुपये शेष अर्थात यह परिसंपत्ति में आपके पास पहले से ही है। सभी परिसंपत्तियों की शुरुआत डेबिट साइड से की जाती है। तो रोकड़ बही की शुरुआत 1 नवंबर को 30,000 रुपये से डेबिट साइड से की गई। अब आपका सोचने का तरीका सिर्फ यही रहेगा, अगर पैसा आया
अगर नगद आया तो वह डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा अर्थात नाम, और अगर पैसा गया तो वह क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा अर्थात जमा। और रोकड़ बही इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे 4 नवंबर को गुरमीत द्वारा प्राप्त नगद 12,000। अब आपको यह ध्यान देना है कि पैसा आया या गया, नगद आया या गया। गुरमीत द्वारा प्राप्त किया गया 12,000 रुपया, पैसा आया, नगद आया, और अगर नगद आया तो वह रोकड़ बही की नाम वाले जगह लिख दिया जाएगा 12,000। जी हां, यह इतना ही सरल है। आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर बीमा की वार्षिक किस्त का भुगतान। नगद गया, नगद में कटौती, नगद में कटौती अर्थात क्रेडिट साइड, जमा 6,000। आगे बढ़ते हैं। 13 नवंबर फर्नीचर का क्रय। देखिए, फर्नीचर को खरीदना अर्थात कैश का जाना, कैश में कटौती, नगद में कटौती। 13 नवंबर फर्नीचर 13,800 रुपये। 16 नवंबर माल का नगद विक्रय। माल को बेचा गया और नगद की प्राप्ति हुई। नगद की प्राप्ति अर्थात पैसे का आना, मतलब डेबिट साइड 28,000। और विवरण में आप हमेशा ही दूसरा नाम अर्जित करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, विवरण में आप दूसरा नाम अर्जित किया करते हैं। अगर विक्रय है तो विक्रय, राम, श्याम, गुरमीत इत्यादि। उसके बाद है 17 नवंबर मुदित से माल नगद खरीदा। मुदित से अगर माल नगद खरीदा गया तो नगद का भुगतान किया गया होगा और आपके रोकड़ में कटौती हुई होगी। तो जब जब कटौती हुई है तो हमने पहले ही सीखा, वह क्रेडिट साइड से कम होगा और डेबिट साइड से बढ़ेगा। मुदित से सामान खरीदने में आपके रोकड़ में कटौती आती है और आपने सामान खरीदा 17,400 का, और इसलिए आपने इसको जमा के स्तंभ के नीचे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 20 नवंबर को आपने स्टेशनरी का क्रय किया। स्टेशनरी को खरीदना, वेतन का भुगतान करना, इसी तरीके का कोई भी खर्चा हो, आपके नगद का भुगतान तो हुआ, अर्थात नगद में कटौती तो हुई। अब यह स्टेशनरी के रूप में 1,100 रुपये जमा स्तंभ के नीचे लिख दिए जाएंगे, जमा राशि के नीचे, अर्थात कैश में कटौती। जब मैं जमा शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा मतलब क्रेडिट साइड से है, और जब मैं बही खाता की बात करूं, रोकड़ खाते की बात करूं, तो रोकड़ में कटौती क्रेडिट साइड से ही आती है। रुक्मणी को रोकड़ पूर्ण भुगतान, अर्थात रुक्मणी नामक किसी शख्स को आप 12,500 रुपये का भुगतान करते हैं तो वह 12,500 क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएंगे। 27 नवंबर कमल को नगद माल बेचा। देखिए, जब आप नगद माल खरीद या बेच रहे हैं तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति का नाम क्या है, क्योंकि सामान के पैसे लिए या दिए जा चुके हैं। जब आपने कमल को नगद माल बेचा तो नगद आपके पास आ चुका है, आप नगद ले चुके हैं, आपके नगद में बढ़ोतरी हो चुकी है। और जैसे कि हम सीख चुके हैं, बढ़ोतरी डेबिट साइड पे ही लिखी जाएगी जब हम रोकड़ बही के बारे में बात करते हैं। आपने सामान बेचा, आपको 18,200 रुपये की प्राप्ति हुई और वह डेबिट साइड पे लिख दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक किराए का भुगतान किया। किराया अर्थात खर्चा, व्यय। खर्चा करने पे
नगद का भुगतान किया गया होगा, किराए के नाम से भुगतान किया गया होगा, नगद में कटौती आई है। और जब नगद में कटौती आई है तो नियम के अनुसार वह क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा, 2500 रुपये। आगे 30 नवंबर को आपने वेतन का भुगतान किया 3500 रुपये। यह 3500 रुपये भी आपके वेतन में कटौती करते हैं और क्रेडिट साइड में लिख दिए जाते हैं। आखिरी में बैंक में नगद जमा करवाए। अब देखिए, बैंक में नगद जमा कराने का मतलब नगद का तो कम होना है ही, बैंक में बढ़ना एक अलग बात है। अभी हम एक स्तंभीय रोकड़ बही को बना रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नजर रोकड़ पे है, कैश पे है। कैश को बैंक में जमा कराना कैश में तो कटौती करा ही देगा और हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ कैश पर ही है और कहीं नहीं। बैंक में पैसे जमा कराना एक स्तंभीय रोकड़ बही में नगद में कटौती कराएगा ही कराएगा। और आप यहां सिर्फ और सिर्फ रोकड़ के बारे में सोचिए, बैंक के बारे में नहीं, क्योंकि यह एक स्तंभीय कैश बुक, एक स्तंभीय रोकड़ बही है। जब आपने बैंक में 8000 रुपये जमा कराए तो आपका भुगतान हुआ और आपने इसको जमा राशि स्तंभ के नीचे लिखा और इस तरीके से सभी एंट्री रोकड़ बही में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अब आखिर में इस रोकड़ बही को बंद कैसे करना है, आइए सीखें। रोकड़ बही मतलब कैश। रोकड़ एक परिसंपत्ति है। परिसंपत्ति सदा डेबिट साइड मतलब नाम से बढ़ती है और घटती जमा से है, घटती क्रेडिट से है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास कैश जितना आएगा आप उतना ही दे सकते हैं या उससे कम, उससे ज्यादा तो आप चाहकर भी नहीं दे सकते। तो हमेशा रोकड़ बही में नाम मतलब डेबिट साइड सदा बड़ी होगी और आपको करना यूं है कि डेबिट साइड वाला योग दोनों ही साइड पे लिखना है। जिस प्रकार यहां 88,200 रुपये का योग नाम साइड से मिला, डेबिट साइड से मिला, यही 88,200 आप दोनों स्तंभों में, दोनों राशि स्तंभों में लिख देते हैं। 88,200 रुपये का योग दोनों ही राशि स्तंभों में लिख दिया जाएगा। अब सवाल यहां यह है कि 88,200 नाम में लिखना तो उचित, क्योंकि वहां का योग भी 88,200 ही है, परंतु क्रेडिट में यह योग 64,800 ही है। तो आपको यह देखना है कि 88,200 नाम मतलब डेबिट मतलब बढ़ोतरी हुई और 64,800 रुपये आपके नगद का भुगतान हुआ। अब इन दोनों को घटाने के बाद जो आप पाएंगे वह है रोकड़ का शेष, और इस शेष को क्रेडिट में लिखने के बाद ही यह जमा राशि का स्तंभ 88,200 बन पाता है। आमतौर पे रोकड़ बही एक महीने में एक बार बनाई जाती है और यह शेष उस महीने की आखिरी तिथि को निकाला जाता है। जिस प्रकार इस उदाहरण में रोकड़ का शेष 23,400 रुपये पाया गया और उसकी तिथि है 30 नवंबर। अब 1 दिसंबर को जब हम अलग से नई रोकड़ बही बनाते हैं तो वह रोकड़ बही 23,400 रुपये से 1 दिसंबर को शुरू करी जाती है, कुछ इस तरह। और यह
हमने सीखा एक स्तंभीय रोकड़ बही को बनाना।